हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। दृष्टि आईएएस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी झा आज उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस पर चर्चा शुरू करेंगे। एक अलग से डेडिकेटेड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहला तो यही प्रश्न है कि जब हमारे यहां अलग अलग औद्योगिक नीतियां हैं, उद्योग व विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग प्रकार से प्रयास किए। हमने काफी सफलता भी अर्जित की। तो प्रश्न है कि एक डेडिकेटेड डिफेंस सेक्टर के लिए एक अलग से गलियारा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर हम देखेंगे कि भारत में 28 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को ही क्यों चुना गया और इसके फायदे क्या होंगे। तो सबसे पहला तो है कि डिफेंस कॉरिडोर क्यों चाहिए। तो क्यों का उत्तर आपको इस मानचित्र से मिलेगा। अगर हम अपने देश को देखें तो हमारा देश 6 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और अगर हम 1947 के भारत को देखें, मतलब 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पहले जो ये पूरा भारत है, तो अफगानिस्तान की सीमा भी हमारे देश के साथ लगती थी या लगती है। अभी 6 देश, सैद्धांतिक रूप से 7 देश, क्योंकि यह जो क्षेत्र है, जो एलओसी का एरिया है, वो हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिस पर गैर कानूनी कब्जा पाकिस्तान का है। तो 7 देशों के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। और अगर आप एक एक देश को उठाएं तो आप देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ लगभग 4096.7 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं। फिर अगर हम उसके बाद देखें कि चीन के साथ 3488 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं। और अगर हम नेपाल देखें तो 1751 किलोमीटर की सीमा हम इसके साथ साझा करते। और अगर हम म्यांमार देखें तो 1643 किलोमीटर की सीमा हम म्यांमार के साथ साझा करते। भूटान देखें तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते। और अगर हम अफगानिस्तान को भी इसमें जोड़ लें कि अगर 1948 का युद्ध नहीं हुआ होता तो हम अफगानिस्तान के साथ भी अपनी सीमा साझा करते कश्मीर की तरफ से। तो अफगानिस्तान के साथ हम लोग लगभग 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते। तो ये क्या कहता है? यह वस्तुतः हमारी उन चुनौतियों की ओर हमारा इशारा खींचता है कि जब आप 6-6, 7-7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं
इसमें से 2 देश तो ऐसे हैं जिनके साथ हमारा युद्ध हो चुका है। चीन के साथ 1962 का युद्ध, पाकिस्तान के साथ 1948, 1965, 1971। आपको याद होगा 1971 के युद्ध से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 1998 कारगिल वाला युद्ध और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा आपने सुनी होगी। तो चीन और पाकिस्तान के साथ हम बाकायदा हमारा युद्ध हुआ है। चीन के साथ 1 बार, पाकिस्तान के साथ 5 बार। कई फुल फ्लेजेड युद्ध थे, कुछ छिटपुट जिसे संघर्ष कहते हैं वो था। ये सब बताने के पीछे वजह यह है कि इतनी बड़ी सीमा अगर हम अपने 7 देशों के साथ साझा करेंगे तो उसी हिसाब से सुरक्षा की चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी। जैसे अगर आप चुनौतियों की बात करें, घुसपैठियों की समस्या, आतंकवादियों के अंदर आने की समस्या, गैर कानूनी लोगों के भारत में प्रवेश करने की समस्या, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, तो जितने भी आपराधिक कृत्य आप सोच सकते हैं वो होंगे, उसके होने की संभावना है। कई देशों के साथ हालांकि हमारा संबंध बहुत मित्रवत है, लेकिन फिर भी चीन हो या पाकिस्तान हो, इनका प्रयास रहता है कि हम भारत के पड़ोसियों को उकसाएं ताकि भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो। तो जब सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न होंगी तो उसी हिसाब से अगर सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी तो उसी हिसाब से रक्षा या प्रतिरक्षा बजट भी बढ़ेगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान नाभिकीय शक्ति संपन्न देश भी हैं और बहुत अच्छे संबंध भारत के साथ इन 2 राष्ट्रों के नहीं रहे हैं ऐतिहासिक रूप से। तो ऐसे में अगर हमें इस विशाल लैंड बॉर्डर को सुरक्षित रखना है तो रक्षा बजट बढ़ेगा, और रक्षा बजट बढ़ेगा इसका सीधा मतलब है आयात पर हमारी जो निर्भरता है वो बढ़ेगी। हम अमेरिका से आयात करते हैं रक्षा उपकरणों को, पहले सोवियत संघ से बहुत ज्यादा करते थे, अभी भी रूस एक अच्छा पार्टनर है, बड़ा पार्टनर है, फ्रांस से भी हम आयात करते हैं। तो हमारा आयात का खर्च बढ़ेगा क्योंकि हम सीमा को खुला तो छोड़ नहीं सकते। और हम सभी जानते हैं अर्थशास्त्र में कि आपको आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप डॉलर समझ लें, और विदेशी मुद्रा हमें अर्जन करना होता है, चाहे हम निर्यात से उसका अर्जन करते हैं, प्रेषण प्राप्तियों से उसका अर्जन करते हैं, विदेशी निवेश से उसका अर्जन करते हैं, या विदेशी ऋण से हम उसका अर्जन करते हैं। तो जो विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास होता है वो बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि हमारे खनिज तेल का भी लगभग 80% हमें आयात करना होता है, खाद्य सामग्रियों का भी आयात होता है और अन्य आयात तो होते ही हैं। ऐसे में सरकार ने सोचा कि एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई जाए
और जब हमारे पास कुशल श्रम है, हमारे देश में इतना बड़ा श्रम बल उपस्थित है, निर्माण की कुशलता हमारे देश में है, अन्य आधारभूत सुविधाएं हमारे देश में हैं, तो हम रक्षा बजट को कैसे कम करें? और रक्षा बजट को कम करने का एक महत्वपूर्ण जो समाधान निकाला गया, उसी के संदर्भ में आप उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा इसको देख सकते हैं। 2018-19 के बजट में सबसे पहले इस बजट में सबसे पहले रक्षा औद्योगिक गलियारा रक्षा औद्योगिक गलियारा का प्रस्ताव रखा गया। तो पहली संकल्पना 2018-19 के बजट से हमें प्राप्त होती है, और इसी में दो राज्यों में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में, दो रक्षा औद्योगिक गलियारा विकसित करने का प्रस्ताव भारत सरकार ने किया। इसी कड़ी में हम उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा को देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को प्रोत्साहित करना, मेक इन इंडिया जो एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार ने शुरू की, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करना, और रक्षा उपकरणों के संदर्भ में भारत की विदेशों पर निर्भरता को कम करना था। इससे न केवल घरेलू अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, आधारभूत संरचनाओं का और विस्तार होगा, बल्कि हम अपनी कीमती विदेशी मुद्रा का भी संरक्षण कर पाएंगे और उसका बेहतर उपयोग अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कर सकते हैं। तो आप ये देखें, जो उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा है, इसमें 6 केंद्र, इन केंद्रों को आप नोड कहते हैं, विकसित किया जाएगा। अलीगढ़, उसके बाद देखते हैं आगरा, फिर देखते हैं लखनऊ, फिर देखते हैं कानपुर, फिर देखते हैं चित्रकूट और झांसी। तो 6 केंद्र होंगे इसके, जो एक्सप्रेसवे पर बसे हुए हैं, और इन 6 केंद्रों को, जिसे नोड कहा जाता है, विकसित किया जाएगा ताकि रक्षा उत्पादन के संदर्भ में हम लोग आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकें। और यह जो उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा है, इसे लागू करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसे दिया गया है। यह नोडल एजेंसी होगी जो इस रक्षा औद्योगिक गलियारे को आगे बढ़ाएगी। अब दूसरा है
कि उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना गया या तमिलनाडु को ही क्यों चुना गया? इसकी सबसे बड़ी वजह, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को चुनने की सबसे बड़ी वजह, यहां पर एक्सप्रेसवे का एक बहुत बड़ा जाल है। हाल के कुछ वर्षों में एक्सप्रेसवे का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ है, जिससे दो शहरों के बीच, बंदरगाहों के मध्य, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ जो संपर्क है, कनेक्टिविटी है, उसमें बहुत उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तो सबसे बड़ी वजह तो यह है। फिर दूसरा देखते हैं आप कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां के श्रम बल में आप 20 करोड़ आबादी को देखते हैं, 200 मिलियन, जो बहुत बड़ी आबादी। तो उनकी उत्पादकता का समुचित दोहन किया जा सके। फिर तीसरी वजह आप देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। यानी यहां पर जो सुविधाएं एक सुविधा प्रदाता के रूप में सरकार की भूमिका होती है, वो बहुत ही अच्छी और उल्लेखनीय है। यूपी ने अपने रैंकिंग को काफी सुधारा है। फिर आप देखते हैं कि भारत के जो सबसे उन्नत 5 राज्य हैं विनिर्माण के मामले में, यानी विनिर्माण के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भारत के 5 सबसे अग्रणी राज्य हैं, यूपी उन 5 राज्यों में से एक है। यानी यहां पर विनिर्माण का आधार भी बहुत विस्तृत और मजबूत है। और जो अंतिम कारण आप जिसे लिख सकते हैं वो है कि एमएसएमई क्षेत्र में, मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में उनकी संख्या, उनकी दक्षता, इन मामलों में यूपी भारत में पहले स्थान पर है। तो इन 4-5 कारणों की वजह से उत्तर प्रदेश का चुनाव किया गया और सफलतापूर्वक इस काम को हमने शुरू किया, जिसे अभी मैं कुछ और आंकड़े देकर आपको बताऊंगा। अब रक्षा औद्योगिक गलियारे की उपलब्धियां या कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसको जानने से पहले आप तमिलनाडु में देख लें। उत्तर प्रदेश में आपने क्या देखा? 6 केंद्र होंगे, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, आगरा, झांसी और चित्रकूट। वहीं आप अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर 5 केंद्र होंगे, चेन्नई, होसुर, सलेम, तिरुचिरापल्ली और कोयंबटूर। और यहां भी इसी हिसाब से जैसे उत्तर प्रदेश में किया गया, 2019 में तमिलनाडु के रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया। तो 2 राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारे का प्रोजेक्ट चल रहा है। अब हम इसकी उपलब्धियों को देखें। अगर आप इसकी उपलब्धियां देखेंगे तो सबसे पहले तुलना करते हैं हम। अगर आप पाकिस्तान के साथ तुलना करें तो पाकिस्तान के रक्षा आयात में, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो पाकिस्तान का आयात होता है, उसमें आप %61 की वृद्धि देखते हैं। जो वहां की कमजोरी या पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत दिवालियेपन की स्थिति में है,
उसकी बहुत बड़ी वजह अपनी क्षमता से अधिक रक्षा आयात पर खर्च करना है। लेकिन वहीं अगर आप चीन की तरफ देखें, चीन ने अपने घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत कर, अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत कर रक्षा आयात में 64% की कमी की है। उन्होंने अपने प्रतिरक्षा उपकरणों के उत्पादन को इतना मजबूत किया कि उनके रक्षा बजट में जो आयात होता था उसमें 64% की कमी आई। भारत ने चीन के मॉडल का ही अनुसरण किया कि क्यों ना हम अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और अपनी निर्भरता हम कम करें, और इसका हमें सकारात्मक फल भी मिला। अगर हम आज भारत की स्थिति में देखें तो 2020 से 2024 के बीच भारत के प्रतिरक्षा आयात में 8% की कमी आई है, जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी परियोजनाओं के अंतर्गत हमने पहल की, जो नई शुरुआत की, जिसमें आप रक्षा औद्योगिक गलियारा को भी देख सकते हैं, उसका हमें सकारात्मक फल मिलना शुरू हुआ है और हमारा रक्षा आयात 8% कम हुआ है। अगर आप कुछ एक और आंकड़ों को देखें, हमारे अपने देश में प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रमाण आप देख सकते हैं कि अगर हम उत्पादन को देखें तो आप देखिए 2014-15 में हमारा घरेलू उत्पादन प्रतिरक्षा के क्षेत्र में 46,429 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2023-24 में बढ़कर वह 1,27,265 करोड़ रुपए हो गया। अगर प्रतिरक्षा उत्पादन बढ़ा तो सीधा मतलब है कि हमारा आयात कम होगा, प्लस अन्य राष्ट्रों को, बहुत सारे अफ्रीकी, एशियाई, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र हैं, उन्हें हम प्रतिरक्षा के उपकरणों का, हथियारों का निर्यात भी कर सकते हैं, तो हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। इससे हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई ये भी बढ़ेगी, तो दोहरा फायदा हो रहा है। फिर अगर आप देखें कि हमने प्रतिरक्षा के क्षेत्र में 16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 16,000 एमएसएमई इकाइयां और 430 से ज्यादा पंजीकृत कंपनियां इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसका सीधा प्रभाव रोजगार सृजन पर पड़ता है, आधारभूत संरचनाओं के विकास पर पड़ता है, और पहले भी कह चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। फिर अगर आप देखते हैं प्रोडक्शन में 2014-15 से अब तक 3 गुना जंप आया है, जो अभी पिछले स्लाइड में भी आपने देखा। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि निजी क्षेत्र भी प्रतिरक्षा के क्षेत्र में
आगे बढ़कर योगदान कर रहा है। जो 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ, उसमें 21% योगदान निजी क्षेत्र का है। और जैसा मैंने कहा था कि हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। 100 से अधिक देशों को हम निर्यात कर रहे हैं। पहले हम सबसे बड़े आयातक थे। आयात हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो आयात डॉलर के संदर्भ में कम हुआ है, हम पर दबाव कम हुआ है, प्लस अन्य देशों को निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, बल्कि देश में उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग की तरफ एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और इसका सकारात्मक फायदा, सकारात्मक प्रभाव हमें दिख रहा है। और अभी वर्तमान में 2 राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारा काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्र और तमिलनाडु में 5 केंद्र विकसित किए गए हैं। हो सकता है कि आगे वर्षों में अन्य राज्यों में भी इसी आधार पर हम अन्य प्रकार के औद्योगिक गलियारों के विकास की तरफ भी अग्रसर हों। थैंक यू सो वेरी मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।